अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू वाइल्ड पैट सीज़न 2। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बर्ड दिखाने आया हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो आज का एपिसोड आप लोगों ने फ्रॉम 1 सेकेंड टू लास्ट मिनट आपने एक एक चीज़ देखनी, क्योंकि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं पाकिस्तान के नेशनल बर्ड से। ये बर्ड ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये सिर्फ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, और इसमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जिनके बारे में जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कराची से बाहर एक ऐसे एरिया में जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रखे जाते हैं और यहाँ पे ट्रेंड भी है, ट्रेडिशन भी है। तो चलें, चल के मिलते हैं पाकिस्तान के नेशनल बर्ड से। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त मौजूद है। हमारे साथ अरशद भाई मौजूद हैं जिन्होंने एक ऐसा बर्ड अपने पास रखा हुआ है जिसको रखने की बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्वाहिश है, और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आज हम कराची से बाहर निकल के आज हम कोयटा में मौजूद हैं। और आप लोगों को लगता है कि GTV जो है वो वाइल्ड पैट्स में सिर्फ आपको कराची में घुमा रहा है। अभी आप देखें आगे आगे होता क्या है। सीज़न 3 सीज़न 4 हम आपको पूरी पाकिस्तान में आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखाने वाले हैं। तो आज हम कोयटा में मौजूद हैं, जानते हैं अरशद भाई से कि उनको ये शौक़ कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरशद भाई, थैंक यू सो मच, आप अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम निकाल के दिया। अरशद भाई, बहुत सारे लोग जो हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, जिस बर्ड की, उसकी ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, और सब लोगों को सिर्फ ये पता है कि ये सिर्फ कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, सर्द इलाके हैं जहाँ ये पाया जाता है। ये क्या बर्ड है, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड कौन सा है, क्या इसकी ट्रेडिशन है, ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है चकोर, जो कि पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। ये हैबिटेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है सर्द इलाकों में पाया जाता है। लेकिन आजकल लोगों ने ये इन्वायरमेंट वगैरह चेंज होती है तो आर्टिफिशियली उनको मतलब ब्रीडिंग के लिए तो एक आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट भी देते हैं। तो लिहाजा अब तो ये पूरे पाकिस्तान में जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर भी ये हम पाल सकते हैं। और लेकिन है सर्दियों का, तो जो सर्द इलाके हैं उनमें इसकी अच्छी ब्रीडिंग होती है और ग्रोथ इसकी अच्छी होती है। अच्छा, तो दोस्तों एक बात तो स्टार्टिंग में अरशद भाई ने आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सी कर दी कि आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप चकोर पार्ट्रेज जो है वो अगर आप अपने पास रखना चाहें तो रख सकते हैं। इन ब्रीडिंग इसकी हो रही है, लेकिन ये एक सर्द इलाके का परिंदा है, तो यहाँ रहे तो इसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा अरशद भाई, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि यार हमने कोयटा तो मशहूर है कि यार कोयटा जा रहे हो चकोर लेते आना, ठीक है, और ज़्यादातर लोगों का फीडबैक ये रहा है कि हम वहाँ से जो चकोर लेकर आए हैं वो मर गया। उसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। जैसे हम कोरोना आया तो हुकूमत भी यही कह रही थी कि जी आप क्वारंटाइन कर लें। तो ये क्वारंटाइन परिंदों में भी है। जब आप यहाँ से ले जाते हैं किसी दूसरे माहौल में तो वहाँ उसको सबसे पहले 3 दिन आप क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन में ये आप उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो वहाँ के पहले से परिंदे आपके पास मौजूद हैं उनसे इनको थोड़े से दूर रखने, अलग से रखने पड़ते हैं। जो 3 दिन आप उनको एक कोर्स कराते हैं एंटीबायोटिक का, तो उसके बाद वो इम्यून सिस्टम उनका उसी के हिसाब से, माहौल से, वेदर के हिसाब से बिल्ड हो जाता है, डेवलप हो जाता है। उसके बाद जब आप उनको छोड़ते हैं तो फिर उनमें जो मोर्टेलिटी होती है वो कम होती है, एडजस्टेबल हो जाते हैं, उसके हो जाते हैं। और उसके अलावा मौसम का भी है। सर्द इलाके से आप गर्म इलाके में ले जाते हैं तो आप उनको कुछ अरसे ऐसे माहौल में रखें जहाँ पर मौसम मतलब मोतदिल हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठंडा हो बेशक, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो उस माहौल में आ जाएंगे तो अगले सीज़न में आप देखेंगे कि वही बर्ड्स आपके उसी माहौल में जो कराची है या जो भी मौसम है उसमें एडजस्ट हो जाए। अच्छा अरशद भाई, आपको स्पेसिफिकली चकोर का शौक़ कैसे हुआ? ये बात ये है कि मुझे कुछ सर्टिफिकेशंस करनी थी, तो उसके लिए मैंने पहले तो शौक़ था मेरा, तो उसी में मैंने ये सारा आहिस्ता, ये बहुत ही बढ़ गया। हाँ बहुत ही बढ़ गया मेरा। तो जगह भी मेरे पास थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा 2 से 4, 4 से 8, तो जितने भी होते जाते मैंने बढ़ा दिया अपना जितना सेटअप था। तो बस वही शौक़ था। एक इंसान है, वो कहते हैं 1 होता है तो कहते हैं 2 होता है तो 4, तो ये वही सिलसिला है। और एक दफ़ा जब आपको शौक़
मतलब उरूज पे पहुंच जाए तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बस आपकी कोशिश यही होती है कि आते जाएं आपके पास जहाँ से भी हो जैसे भी हो, फिर उनमें नस्लें हैं, साइज़ है, फिर अच्छे से अच्छे की तरफ आप जाते हैं तो फिर उस कोशिश में आप डेफिनेटली बढ़ा देते हैं। एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचे। अच्छा अरशद भाई, आपने एक बात बोली, नाज़रीन भी यही सोच रहे होंगे, आपने बोला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ये गिनती जो है ये ना मुझे हज़म हो रही है ना हमारे नाज़रीन को। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके पास थ्रू आउट जितने चकोर हैं सब मिला के कितने चकोर अभी आपके पास हैं? अभी तो होंगे कोई 70-80 के करीब शायद हो, क्योंकि मैंने गिने नहीं है। उनमें बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। इन्होंने 70-80 बोल दिया, मैंने सुन लिया, आप लोगों ने सुन लिया। आपको अंदाज़ा है कि 70-80 चकोर रखने का मतलब क्या है? अरशद भाई मैं अभी तक 70-80 पे ही फंसा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मेरे घर वाले तो मुझे घर से ही निकाल दें। 70-80 चकोर रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बर्ड है, नाजुक भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप देखभाल करनी होती है इनकी। तो आपने जो सेटअप बनाया हुआ है, हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे, इसमें आपको कितनी इनकी मेंटेनेंस जो है, दाना पानी खिलाना पिलाना, सफाई सुथराई, इनकी मेडिकेशन वगैरह, ये सब आपको एक दिन में कितना आपका टाइम रिक्वायर होता है इनको? ये दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटे दरकार होते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह बनाया है इनको, मतलब मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है, तो मीडिया आपको पता है कि 24 आवर जॉब है, तो उसमें हमें जाना पड़ता है। इस वजह से मैंने इस तरह बनाए हुए हैं, जिसमें चिक्स भी हैं बड़े भी हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो तो मैं 1 घंटे में इनको दाना पानी करके निकल जाता हूँ। लेकिन मेंटेनेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं। मतलब जिस तरह के ख्याल रखना चाहिए उस हिसाब से फिर 3 से 4 घंटे डेली देना पड़ता है इनको। अच्छा अरशद भाई, आपने 60-70 चकोरों का बोल दिया, मैं अभी तक वहीं फंसा हूँ। आपके पास यानी वेदर चेंज जो होता है, जाहिर सी बात है कोयटा शहर है, ठंडा इलाका है, लेकिन फिर भी वेदर डिफरेंस आता है, तो इनकी कोई मेडिकेशन वगैरह करवाते हैं आप? जी हाँ, मेडिकेशन भी होती है इनकी। जैसी वेदर चेंज होती है तो एंटीबायोटिक्स होती हैं। उसके अलावा मैं इनको कुछ देसी जो वो हैं टोटके टाइप के, टोटके ऐसा है कि उसमें अदरक है, लहसुन है और ये दूसरे सौंफ वगैरह जो ये होते हैं, ये भी मैं उनमें खुराक दाने में भी मिक्स करके देता हूँ। वैसे पानी में ये उबाल के मैं इनको देता हूँ। महीने में 1 दफ़ा या 2 महीने में 1 दफ़ा लाजमी मैं इनको ये देता हूँ, जिससे ये इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है। वैसे सर्दियों के लिए हम इंतज़ाम ये करते हैं कि जो भी मेरी जगह है ये, या ऊपर में प्लास्टिक से इसको कवर कर लेता हूँ, फिर सर्दी नहीं लगती इतनी। वैसे ये सर्दी के ही वो परिंदे हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी मतलब नहीं लगती इनको। अच्छा अरशद भाई, एक और बात मेरे भी जहन में है, जो हमारे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि चकोर के बारे में भी बहुत सारे लोगों को ये पता है कि इसको रखने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड होता है, क्या ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल लाइसेंस है। अगर आप ये बाहर लेके जाते हैं तो फिर आपसे लाइसेंस वो पूछते हैं। जी हाँ, इसके लिए लाइसेंस, बाकायदा लाइसेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ से जब भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसके परमिट वगैरह बनते हैं, वो हम यहाँ से बनवाते हैं। परमिट बनवा के तब इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो कोयटा से बाहर जहाँ भी आप ले जाएंगे, बस वो एक परमिट बना के आप कहीं भी इसको पाकिस्तान में ले जा सकते हैं। अच्छा अरशद भाई, एक नॉर्मल बंदे को आइडिया नहीं होता कि चकोर किस तरह रखना है क्या, और सबसे मेन पर सीन जो है वो ये है कि लोग ये सोचते हैं, जो बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी एक प्राइस रेंज जो होती है वो लोगों को नहीं पता। लोग समझते हैं कि एक तीतर बटेर की तरह आम सा एक परिंदा है, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो इसकी एक प्राइस रेंज अगर लोएस्ट रेट से अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के चकोर पाए जाते हैं, तो प्राइस रेंज क्या होगी? प्राइस रेंज अगर आप वो करें नॉर्मली, मतलब 1000 से लेके लाखों तक जाती है। लाखों तक जाते हैं? जी हाँ, लाखों तक जाते हैं। ये जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करता है। एक आम जो चकोर है छोटी नस्ल की, वो एक आम जो लोग घर में रखते हैं वो अलग है। और यहाँ आपको पता है बलूचिस्तान में, कोयटा में ख़ास कर ट्रेंड है लड़ाने का। जहाँ पर जो चीज़ लड़ती है तो वो जो है ना प्राइसेस उसकी वैसे ही वो हो जाती हैं, हाई हो जाती हैं। मतलब एक चकोर है, वो उसको लड़ाते हैं, वो जीतता है। जैसी वो जीत जाता है उसकी अगर कीमत 10,000 होती है तो वो 1 लाख तक पहुंच जाती है। इवन के 15-15 लाख रुपए में चकोर बिके हैं जो लड़े हैं, मैदान में लड़े हैं, जो जीत गए हैं उनको 15 लाख में, मतलब ऑफ़र हुई है 15 लाख, आप 15 लाख में मुझे दे दें, तो आगे उन्होंने वो चकोर बेच दी। अब जो उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, उनके जो चिक्स होते हैं महीने 1.5 महीने के, तो फिर उसी हिसाब से लाखों में बेचते हैं। वो साइज़ भी उनका अच्छा है और लड़े भी होते हैं,
तो ये है उसमें, वरना अगर वो नहीं लड़ते हैं, एक आम सा चकोर वो आपको 2000, 3000, 4000, 5000 में भी मिल जाते हैं, 1500 में भी हैं, 1000 में भी हैं। दोस्तों 1500, 1000, 2000, 3000, 5000 तक तो मुझे हज़म हो रहा था, लेकिन अब बात जो है ना वो एक GLI के बराबर की आ गई है कि या तो चकोर ले लो या GLI ले लो। लेकिन शौक की बात है, अब जैसे ये अर्शद भाई ऐसा ही है ना, जैसे मुर्गों की लड़ाई वड़ाई का सीन होता है, इसी तरह होता है। अर्शद भाई एक बात और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अगर यहाँ से कोई अनाड़ी, सही है, जैसे कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत सारे एनिमल्स रख, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने चकोर कभी नहीं रखे। जब तक हम यहाँ होते थे तब ट्राई कर लिया, अब एक दो दफ़ा वालिद साहब ने ट्राई किया लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाया। अगर एक कोई बिल्कुल ज़ीरो बंदा जिसको चकोर के बारे में पता नहीं है और वो चाहता है कि वो चकोर अपने पास रखे, फॉर एग्जांपल कराची की हम बात करें, तो लोगों को सबसे मेन एक्सेस जो है वो कोयटा ही है कि बस 8-10 घंटे में यहाँ पहुँच जाओ और यहाँ से हम चकोर लेके चले जाएँ। तो अगर वो यहाँ से लेके जाता है यहाँ से, तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे कि यहाँ का चकोर वहाँ पे किस तरह सेटल हो सकता है? तो यहाँ से अगर आप किसी भी माहौल में मतलब ले जाना चाह रहे हैं, पहले तो इन्वायरमेंट देख लें, जिस इन्वायरमेंट से आप ले जा रहे हैं वो इन्वायरमेंट आप वहाँ दे सकते हैं, उसको नहीं दे सकते। फिर दूसरी बात यह है कि अगर गर्म इलाके में आप ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म खुराक अगर आप उसको देंगे तो डेफिनेटली वो दोनों तरफ से जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये है कि अगर आप गर्म इलाके में ले जा रहे हैं तो फिर आप उसको जो उसकी खुराक है ठंडी खुराक देना शुरू कर दें। जी हाँ, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट करके फिर उसको एक शेल्टर आप दे दें। बेशक हम यहाँ पर भी अगर वो है तो हम डायरेक्ट उसको धूप पे नहीं रखते हैं, आप एक शेल्टर दे दें, डायरेक्ट धूप से बचाएं। बहुत अगर वो है तो आप वो नहीं कर सकते, जिस जगह जैसे कि जालियाँ हैं इसमें आप एक कपड़ा लगा के कपड़ा गीला कर दें, वो हवा अगर लगेगी तो वो एक ठंडा रहेगा। रात को तो वैसे ही ठंडा रहता है मौसम। उसके अलावा आप रेत और मिट्टी आप रखेंगे, वो भी थोड़ी सी आप गीली कर लें ताकि वो उसमें खाकी करते हैं, उससे भी ठंडक होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती हैं वो उनको दे दिया। इलेक्ट्रोलाइट्स ये है कि अगर पानी में आप देंगे तो वो जो गर्मी होगी उनकी, वो उसमें उनको थोड़ा सा वो होगा, रिलीफ मिलेगा। तो डेफिनेटली वो कुछ अरसे बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट कर जाएंगे। फिर आप उस माहौल में बाद में रखेंगे उसको, कोई वो नहीं होगा। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी डिटेल्स बता दी चकोरों के बारे में, और मुझे पता है जो अभी कैफियत मेरी हो रही है वो आपकी भी हो रही होगी। मेरे पीछे बहुत सारे पिंजरे हैं और ये चकोर पता नहीं कब से मुझसे क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किस लैंग्वेज में बोल रहा है। हाँ जी, क्या नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा। अब करना ये है कि आप लोगों को करवाना है थोड़ा सा इंतज़ार। अब मैं अरशद भाई से बोलूँगा कि अब हमें दिखाएं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से चकोर मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम आपको चकोर दिखाएंगे कि कौन कौन से चकोर कैसी कैसी कैटेगरीज़ में पाए जाते हैं। मुझे चकोरों के बारे में पता तो है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैंने सोचा कि ये चकोर है लेकिन ये भी चकोर है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। तो वो हम अरशद भाई से पूछते हैं। अरशद भाई, जो हमारे पीछे भी एक कहता था हमें चकोर नज़र आ रहे हैं थोड़े से हैवी से, इनका क्या सीन है? ये पहलवान नस्ल है फार्मी, जो कि हमारे ये कौमी परिंदा है वही नस्ल। लेकिन यहाँ जो हमारे पहाड़ों में होते हैं वो देसी थोड़े से छोटे होते हैं साइज़ में। हाँ, ये इनकी फार्मिंग हुई, मतलब ये लड़ाते भी हैं लोग, शौक़ के लिए भी रखते हैं। लोगों का ज़्यादातर ये होता है कि अच्छे साइज़ में हो, ताकि वो पिंजरे में जब रखते हैं इसको तो अच्छा सा महसूस करते हैं, एक नज़र आनी चाहिए और ख़ुद भी वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि मेरे पास इतना बड़ा चकोर है। तो उस हिसाब से ये जो नस्ल इसकी है वो है पहलवान। अब वो आप देख भी रहे होंगे कि पहलवान की तरह लग भी रहा है। जी, इनमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म की और भी नस्लें हैं। फार्मी में फिर नस्ल है उनकी, गुदकटा है, लगड़ शेर है और पता नहीं कौन कौन सी नस्लें हैं इनमें। दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोट करेंगे, अभी तक ये भाई जो हैं वो वहीं पीछे पीछे घूम रहे थे। अरशद भाई ने जैसे बोला ना, देखने में पहलवान लगता है, फ़ौरन आ गए वो सामने कैमरे में। दिखा दो भाई सही से। हाँ, आ रहे हैं। अच्छा अरशद भाई, इसके जो चिक का साइज़ होता है, जैसे हम पट्ठा जिसे कहते हैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, ये पूरा ग्रोन यानी जो तैयार चकोर होता है वो किस एज में बिल्कुल तैयार हो जाता है? ये 6th मंथ में मतलब वो हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। जो ब्रीडिंग इनकी एज है वो 7th से 8th मंथ है। मतलब ये एक फुल ग्रोन जो बर्ड है वो 6th मंथ में फुल ग्रोन बर्ड एक बन जाता है चिक से। बाकी ब्रीडिंग के लिए अब 7 से 8 मंथ्स में आप उसको ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। अच्छा अरशद भाई, एक जैसे इसमें कुछ अलग अलग
वो हैं म्यूटेशंस हैं, कुछ मॉर्फ्स हैं, ब्रीड्स हैं। इसमें अगर जैसे हम अगर असील या देसी मुर्गे जो होते हैं, लड़ाई वाले मुर्गे, उनको अगर हम चेक करें तो उनमें कुछ लोग उनके जॉइंट्स चेक करते हैं और उनके जो कांटे होते हैं वो चेक करते हैं, उनकी आँख चेक करते हैं। एक अच्छा चकोर, उसमें क्या क्या पॉइंट्स नोट किए जाते हैं? एक अच्छे चकोर के लिए भी उसके जोड़, जो जॉइंट्स कहते हैं, यहाँ पर वो कहते हैं जोड़, और नोल जो इनकी चोंच होती है वो चेक करते हैं, और इनके पंजे, इनका साइज़ और इनकी जो बॉडी होती है, मतलब स्ट्रक्चर पूरा ये सब कुछ देखते हैं, क्योंकि जब ये इनको लड़ाते हैं ये सब कुछ काउंट करते हैं। इनमें जो ये नेश होते हैं इतने वो नहीं होते हैं जिस तरह मुर्गों के वो तेज़ होते हैं, इनके नहीं होते, लेकिन इनकी जो चोंच होती है, जिसको चोब कहते हैं, जो मारते हैं, जिसकी मजबूत होगी चोंच, वो जो दूसरा चकोर होगा वो उसी से मतलब भाग जाएगा इससे, तो उसमें ये कहते हैं कि ये चकोर जीत गया, जो वो दूसरा है वो हार गया। तो वो सब कुछ इसकी बॉडी पे, सारे पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह है। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको स्टार्ट ये पहलवान भाई से इसलिए किया है क्योंकि नॉर्मल कैटेगरी से भी ये थोड़ी सी अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा सा नया मॉडल है ये पहलवान भाई जो है हमारे। इसके अलावा कुछ चकोर और भी हैं अरशद भाई के पास। एक चकोर मुझे देख के हुआ कि शायद इसके साथ कोई मसला है, शायद इसके बाल वाल ख़राब हुए हैं, लेकिन वो इससे डिफरेंट है, वो चल के आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, फाइनली हमने एक अदद चकोर को गिरफ्त में ले लिया है, हमने नहीं, अरशद भाई ने लिया है। और अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि मैंने अब तक जो चकोर देखे थे वो इनका एक ट्रेडिशनल केज होता है, पिंजरा होता है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एनिमल अगर खुश नहीं होता अपनी प्लेस पे, ना वो ब्रीड करता है, ना वो खाना खाता है, केज सिकनेस से एनिमल मर जाता है। तो अगर मैं केज का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो खुदा रहा इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। खैर, तो उस पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक चकोर जो है वो तीतर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये अरशद भाई ने जब अभी उठाया तो मैंने इनसे बोला कि यार माशाल्लाह से ये तो बहुत बड़ा है। आपको पता है अरशद भाई के जुमले क्या थे? वो अरशद भाई से सुने। अरशद भाई, जब मैंने आपसे कहा कि यार ये तो माशाल्लाह से बहुत बड़ा, तो आपने क्या कहा? ये नॉर्मल साइज़ में इससे बड़े भी हैं, जो मेरे फार्म में है इससे बड़े भी चकोर हैं। ये नॉर्मल साइज़ का है। ये तो आपको जो ये स्टाइल उसका लगा, आपने कहा कि कुछ बाल कुछ आगे पीछे हैं, तो इसलिए मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एक स्टाइल ही बन चुका है इसका, जैसे इसको मांग निकाली हो इसकी ना, तो इस वजह से मैं यही स्पेसिफिक चकोर पकड़ के मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वरना अगर आप कहते कि कोई बड़ा चकोर, तो फिर मैं कोई दूसरा ही आपको पकड़ के दिखा लेता। नाज़रीन, इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अभी हम आपको कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अरशद भाई, ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा। इसके पैटर्न्स आप देखें, कितनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। कलर कॉम्बिनेशन देखें इसके, इसके पैटर्न्स देखें, आइज़ देखें, ये कलर पैच देखें, कितना खूबसूरत बर्ड है ये अरेबियन है। अरेबियन की है ही यही जो स्पेसिफिक इसके जो सर है वो ऐसे ब्लैक, फिर बीच में से वाइट सा एक वो लेफ़्ट और राइट की तरफ से आंखें बिल्कुल पीछे, और फिर जो ये नीचे चोंच के बिल्कुल नीचे ना, ये इसमें भी मतलब टेक्सचर सा भी बना हुआ है ब्लैक एंड वाइट में, और ये जो आंखों के गिर्द जो हल्का है वो भी बिल्कुल रेड है। तो ये सारी जो खूबसूरती है उसकी, ये चोंच और ये सर के ऊपर जो बाल हैं उसके और साइडों पे ना, ये जो कम्बिनेशन है, इसकी वजह से जो बाकी इसको बाकी चकोरों से अलग कर देता है। अच्छा दोस्तों, वाकई ये चीज़ जब अरशद भाई ने पॉइंट आउट करना शुरू तो मुझे नज़र आया कि वाकई ऐसा लग रहा है इसने एक कैप पहनी हुई है इसका। सॉरी, अच्छा मालिक हाथ लगाए तो कुछ नहीं हो रहा, हम लगाएं तो बुरा लग रहा है। इसके पूरे ये सर पे एक पैच जा रहा है ब्लैक कलर का, और बड़े डिफरेंट पैचेस जो हैं इसके, और कुदरत ने बड़े सुकून से बनाया है इस परिंदे को। अरशद भाई, एक बात पूछना चाहूँगा मैं, पता नहीं शायद लोगों को अच्छी लगे ना लगे, आपको भी शायद अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैंने सुना है कि चकोर जो है वो खाए भी जाते हैं, ऐसा है? बिल्कुल खाए जाते हैं। इनमें जो ब्रीडिंग के बाद इम्प्यूटेड जिनको कहते हैं, वो लंगड़े हो जाते हैं, पर टूट जाते हैं उनके, जो किसी काम के नहीं होते, तो हम पालते हैं उनको, ज़ाया नहीं कि खुराक अच्छी खा लेते हैं वो, तो जब वज़न आ जाता है उनका फिर हम उनको काट के खा भी जाते हैं। वैसे भी ये शिकार भी करते हैं लोग, तो ये गेम बर्ड है एक,
यहाँ पर पाकिस्तान में भी अब तो ये पंजाब की तरफ इनके बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ पर गेम बर्ड्स के लिए इनको रखा जाता है, लेकिन वो दूसरे हैं, वो उनकी फ़्लाइट होती है, वो हल्के होते हैं। जिनकी ज़्यादा फ़्लाइट होती है ज़्यादातर वो उनको ही पसंद किया जाता है, क्योंकि शिकार के लिए फिर उनके लिए थोड़ी दूर जाना, स्पॉट उनके पीछे जाना, ये जो है ये इतने उड़ नहीं सकते, इनकी फ़्लाइट कम ही होती है। यहाँ से उड़ के थोड़े से आगे चले जाएंगे, वो उसको मारने का इनको फ़ायदा ही नहीं, और ये इनको महंगे भी पड़ते हैं। तो इस वजह से वो गेम बर्ड में यूज़ नहीं होते, लेकिन खाया जाता है। अच्छा, अरशद भाई ने ये बता दिया खाया जाता है। मैं सोच रहा हूँ इतना खूबसूरत बर्ड मुझसे तो नहीं खाया जाएगा। हाँ, अगर ये मेरी गैर मौजूदगी में ज़िबा कर दिया जाए तो शायद मैं खा लूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ कि चकोर ट्राई किया जाए, लेकिन ऐसे नहीं, जस्ट जोकिंग। अरशद भाई ने भी एक और बात की जो फ़्लाइट से रिलेटेड की, और मैं ये सोच रहा हूँ अरशद भाई, ये थोड़ा सा मुर्गी टाइप का टच है और तीतर वाली फैमिली यानी एक बड़ा परिंदा है, तो क्या ये वाकई प्रॉपर बर्ड की तरह उड़ सकता है? ये उड़ सकते हैं, लेकिन इनकी फ़्लाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये उड़ते हैं, थोड़ी दूर जाके फिर बैठ जाते हैं, फिर ये ऐसे ही फिरते रहते हैं। जब देखते हैं कि कोई पास आ रहा है या बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं उनमें, फिर ये उड़ना शुरू कर देते हैं। उड़ के मतलब एक काफ़ी सेफ साइड पे फासले पे जाके दोबारा बैठ जाते। इतनी लंबी उड़ान नहीं है जिस तरह कबूतर या बाकी जो परिंदे हैं ना, उड़ने वाले परिंदे, उस तरह इनकी नहीं है। अच्छा अरशद भाई, इसकी अभी एज कितनी होगी इस चकोर की? एक रफ आइडिया कितना बड़ा होगा ये? ये 1.5 साल का है। अच्छा, अब इसमें कोई कलर चेंज वगैरह नहीं होगा? नहीं, ये अपने पूरे कलर्स में अभी इस वक्त। अच्छा अरशद भाई, जैसे कुछ बर्ड्स में होता है कि वेदर के हिसाब से उनके जो वो कुरीस में आते हैं, पर वगैरह झाड़ते हैं, तो पर में थोड़ा सा ये होता है कि नेक्स्ट पर आते हैं तो थोड़ा कलर पैटर्न डार्क होता है, लाइट होता है। इस तरह का चकोर में कोई सीन होता है? नहीं नहीं, ये तो पता ही नहीं चलता। अभी भी मैंने रखे हुए इधर अंदर कुरीज़ में। ये इनका एक प्रोसेस होता है, उसमें पता ही नहीं चलता कि किस तरह वो ना आहिस्ता आहिस्ता वो मोल्टिंग होती है। जो पुराने वो होते हैं, इनके पर होते हैं, वो गिरते जाते हैं, उसकी जगह नए आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार में सारे जड़ के यहाँ गिर जाएँ और नए आ जाए, नहीं। वो एक प्रोसेस होता है, शुरू के आखिर में इनके जो सर के बाल होते हैं उधर से हमें पता चल जाता है वो कि अभी इनकी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। और फिर हम एक वो करते हैं, जहाँ पर रखते हैं उधर में पता चल जाता है कि इनकी कितनी मतलब वो कुरीज़ कंप्लीट हो गई है नहीं। हम एक अरसे तक रखते हैं। मैं तो बज़ात ख़ुद तो 2-2.5 महीने रखता हूँ, उसमें अच्छी खुराक भी देता हूँ, वरना ये एक 50 से 60 दिन में वो कंप्लीट कर लेते हैं मोल्टिंग। नाजरीन, अभी अरशद भाई ने मुझे एक जगह और अटका दिया। पहले इन्होंने 70-80 पे अटका दिया था, अभी इन्होंने अटका दिया कि ये चकोर नॉर्मल है इनके लिए और इससे बड़े चकोर भी हैं। तो दोस्तों, हर एपिसोड में हमेशा की तरह मैं आपको हर एपिसोड में हमेशा मैं आपको एक ना एक स्पेशल एनिमल दिखाता हूँ। तो इस दफ़ा भी स्पेशल एनिमल है, लेकिन यही है, चकोर ही है, तो उसमें हम आपको कंपैरिजन भी दिखाते हैं। और एक चीज़ और मैंने पूछनी है कि अरशद भाई के पिंजरों में यहाँ पर जितने भी इनके जो प्रॉपर इनके सेक्शंस बने हुए हैं, मैं केस तो नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ी जगह है, इसमें मिट्टी डली हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको और बताने और आपको स्पेशल एनिमल दिखाने। तो स्पेशल एनिमल के लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, कहीं मत जाएगा। हम यूँ गए और स्पेशल एनिमल लेकर आए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको एक स्पेशल एनिमल दिखाने वाले हैं। इसका माशाल्लाह से साइज़ ही ऐसा है कि अरशद भाई ने मुझसे कहा कि आप एक काम करें, आप ट्राई करें हाथ में इसको पकड़ें। तो ये हाथ में भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था माशाल्लाह से। इसका साइज़ और इसके जो वो 1 मिनट रुको, बात कर रहा हूँ मैं, पहले इनकी सुन लें आप लोग। हाँ, तुम्हें भी दिखाएंगे, सब्र करो, स्पेशल पार्ट 2 हो, ठीक है। एक क्यू और दे दिया, खाली एक स्पेशल एनिमल नहीं है, 2 हैं, ठीक है। और देखें, आप चुप भी हो गए, उसको बता दिया मैंने। खैर, तो दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है कि इसका हेड साइज़ जो है वो लास्ट चकोर से जो मुझे बड़ा लग रहा था उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है माशाल्लाह से। कलर कॉम्बिनेशन इसके बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, प्लस ये कि इसके पंजे वंजे बहुत बड़े बड़े हैं। बाकी स्पेसिफिकेशन हम अरशद भाई से पूछते हैं। अरशद भाई, अगर साइज़ कंपैरिजन किया जाए, जो हम आपने लास्ट दिखाया था, मुझे तो वही बहुत बड़ा लग रहा था, इसके और उसके साइज़ में कितना फ़र्क है? जैसे हम बोलेंगे ना कि अगर वो 19 है तो ये 20 है, इस तरह इसमें कितना फ़र्क है उसमें और उसमें? 19-20 में तो फ़र्क नहीं, हम वो करेंगे इसको, वो अगर 19 है तो ये 23 है। जी हाँ, इतना मतलब फ़र्क है वो। और ये है कि वो प्योर अरेबियन जो मस्कती कहते हैं वो, उसमें ये एक म्यूटेशन है। जी हाँ, इसको मतलब हमारे यहाँ लैंग्वेज में पाउकम भी कहते हैं
और 75 भी कहते हैं, मतलब 75%। 75% ये है कि ये इसमें जो प्योर अरेबियन और एक क्रॉस अरेबियन, ये उनकी एक वो म्यूटेशन है, उसकी वजह से ये साइज़ में भी उनसे थोड़ा सा बड़ा है। और कलर जो वो है, इसका कलर में भी थोड़ी सी चेंजिंग है, जो कि जो आम बंदा है उसको तो महसूस नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ के शौकीन हजरात हैं, जो शौक़ रखते हैं, वो ये एकदम से वो महसूस कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि ये 75 है, पाउकम है, प्योर अरेबियन है या क्रॉस है। आपस की बात यह है कि अरशद भाई ने अभी पता नहीं कौन कौन से नाम बता दिए, मुझे सिर्फ 75 याद है और पहलवान याद है, ठीक है। इसकी जो इन्होंने कलर प्रोमिनेंसी की बात की है, वो इसको देखते ही बहुत बहुत डिफरेंट इसके जो कलर हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस है, पता चल रहा है। दूसरा ये कि माशाल्लाह से इसका साइज़ बहुत हैवी है। अरशद भाई, अगर कोई बंदा 75 ख़रीदना चाहे तो इसकी प्राइस रेंज क्या होती है? वो डिपेंड करता है एक साइज़ पे। अब जो चिक्स होते हैं, इनके चिक्स 70 से 80 हज़ार रुपये में मतलब इस तरह परचेज़ किए हैं। चूज़ा 70 से 80 हज़ार, ये डिपेंड करता है उस पे, इसकी नस्ल पे, क्योंकि बड़ा बहुत से ऐसे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बड़े चकोर से अगर वो नहीं करना चाहते, शौक़ नहीं कर सकते, तो वो चूज़े इसके ख़रीदते हैं। वो थोड़े से मतलब उनके मुकाबले में थोड़े सस्ते होते हैं। फिर होता ये है कि वो बड़ा करके वो एक अच्छी नस्ल जो है ना अपने पास रख लेते हैं, और उसकी जो कीमत भी होती है मतलब एक हिसाब से थोड़ा सा मुनासिब होता है। जी बिल्कुल। अच्छा अरशद भाई, आजकल क्योंकि इतना बड़ा पैंडमिक, इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, कोविड जो है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फ़ेस की। अब जैसे हमने कुछ लोगों को अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था कि हम जो है वो बर्ड्स के काम से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, हम इससे लाइक हमारी कमाई का ज़रिया भी ये बन सकता है। तो अगर कोई एक इस एंगल से बर्ड्स की ब्रीडिंग कराना चाहे, तो आप इसको सिर्फ ग्रेड क्या देंगे कि अगर कोई प्रॉपर काम करता है तो क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि इसका प्रॉपर बिज़नेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बल्कि हो रहा है पूरे पाकिस्तान में। अभी ये एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बिज़नेस हो रही है। क्योंकि पंजाब में ख़ास कर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर बड़े बड़े इन्होंने वो बनाए हुए हैं गेम बर्ड्स के लिए फार्म्स। वहाँ पर लोग जाते हैं शिकार के लिए, बाकायदा उनको लाइसेंसेस जारी होते हैं, वो परमिट होते हैं उनको, वो जाके वहाँ पर एक फ़ीस होती है उनकी, वो पे करते हैं। फिर जाके जितने बर्ड्स की उनके पास परमिशन होती है वो शिकार करते हैं। तो वो भी एक समझे एक ज़रिया है। ये वो लोगों फार्मर से लेते हैं, तो फार्मर्स वहाँ उन जो बर्ड्स फार्म है उनको दे देते हैं। वहाँ पर इनकी इस तरह गेम बर्ड्स में वो एक वो हो जाता है इनका। तो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जो भी आप कहें रेवेन्यू जनरेट करता है। बिल्कुल जी दोस्तों, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर आपको किसी को शौक़ है तो आप उस शौक़ को, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर आपने कोई एनिमल्स रखना है और जैसे आपको शौक़ है कि आप ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आप चकोर की बात कर लें, तो आप इसकी ब्रीडिंग करवा के ये एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि आप अपने ख़र्चे वगैरह भी इससे बेयर कर सकते हैं। और प्लस ये सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब एनिमल अपने पैसों का ख़ुद खा रहा हो तो फिर उसका मज़ा ही अलग है। अच्छा अरशद भाई, ये बताएं कि ये यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं क्या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट अभी तक तो मतलब हमारे उसमें तो इस तरह वो नहीं हुआ। बिल्कुल करते होंगे, जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वो है म्यूटेशंस बाहर से ही आती हैं। यहाँ से जो जाते हैं यहाँ काफ़ी महंगे हैं, तो महंगी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं होती। जो बाहर के लोग हैं वो इतना इन पे इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो हमारे लोग हैं यहाँ पर जो 15 लाख का भी चकोर लेते हैं, 1 लाख का भी लेते हैं, 50,000 का भी लेते हैं। बाहर के लोग इस चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये ट्रेंड की तरफ भी आ जाता है ना, ट्रेंड की तरफ आ जाता है ना। एक चीज़ है यहाँ पर जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ये लोग इसको अफोर्ड भी करते हैं, लेकिन उससे वो जो एक रेवेन्यू उनका वो जनरेट भी हो जाता है। या जो चकोर लेते हैं, जो लोग लड़ाते हैं, वो वहाँ से उसकी कीमत भी वापस निकाल लेते हैं। तो उनके लिए तो सही है। जो बाहर भिजवाएंगे वो बेचारे क्या करेंगे इतना महंगा चकोर। मेक सेंस कि कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों करेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्पेशल एनिमल है, लेकिन एक बात और, आप लोगों ने जिसने भी चकोर देखा है, आप सबने देखा होगा चकोर का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन, एक स्पेसिफिक कलर होता है कि आप देख के इस बर्ड को पहचान सकते हैं कि ये चकोर है। लेकिन अरशद भाई के पास एक और अट्रैक्टिव चीज़ है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी हो। मैं आप लोगों को चकोर में एक मॉर्फ दिखाने वाला हूँ, तो चलें चल के एक और स्पेशल एनिमल दिखाते हैं।
दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ना ये तीतर है, ना ये कबूतर है, ना ये मुर्गी है, ये है चकोर और वाइट चकोर। आप लोगों में से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, आप लोगों ने शायद पहले कभी भी नहीं देखा होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ भाई, तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, चुप हो गए। देखें सारे बर्ड्स ना अरशद भाई के पास, सारे सियाने, सबको पता है उनकी बात हो रही है। हाँ तुम्हारी बात हो रही है। तो ये जो है वाइट चकोर है, इनके बारे में पूछते हैं अरशद भाई से। मैंने जब इनको देखा था तो मेरे जहन में ये आया था, मैंने अपने क्रू को ये बोला, यार अरशद भाई के पास अल्बाइनो चकोर भी है, तो क्या ये हैं या नहीं। अरशद भाई, इनको देख के मैंने बोला कि ये अल्बाइनो चकोर हैं, तो ज़रा इनके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये वाइट ब्लैक आइज़ में है, ये अल्बाइनो नहीं है। अल्बाइनो वो रेड आइज़ होते हैं, जो रेड आइज़ में होते हैं वो एक समझे एक डेफिशिएंसी है। जो कलर पिगमेंट होता है वो, हाँ वो कलर पिगमेंट जो होता है वो उसमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से कलर जो आइज़ का कलर है वो रेड हो जाता है। और ये धूप पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। धूप अगर डायरेक्ट लगती है तो बहुत जल्दी ये अंधे हो जाते हैं, वरना ये 4 से 5 साल अगर केयर की जाए इनकी तो गुजार देते हैं। जो ये हैं ये वाइट हैं, वाइट में इनमें बिल्कुल प्योर वाइट हैं, दारियाँ भी नहीं हैं। जबकि अल्बाइनो में वो दारियाँ आती हैं, जिस तरह पैटर्न होता है ना चकोर का, आम चकोर का, वो होता है उनमें, लेकिन वो फिर रेड आइज़ में होते हैं। इनमें भी जो वो हैं ब्लैक आइज़, ये साइज़ में बिल्कुल जो फार्मी चकोर हैं उन्हीं की तरह होते हैं। इनमें अच्छा, ये होता है जो नॉर्मल चकोर का साइज होता है जी। दोस्तों। अब आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि जो बड़ा चकोर हमने आपको दिखाया वो कितना बड़ा था। अच्छा अरशद भाई, इसमें वाइट की ज़्यादा डिमांड है या अल्बाइनो की? ये दोनों की डिमांड है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं अल्बाइनो हमने रखना है, वो रखते हैं। बहुत से हैं वो ये रखते हैं, वाइट रखते हैं। इससे पहले मेरे पास थे सिल्वर चकोर, सिल्वर भी थे जी, सिल्वर चकोर थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे मर गए यहाँ पर। तो वो एक अलग ही ब्रीड थी, वो ब्लैक आइज़ में थे लेकिन कलर सिल्वर था उनका, वाइट और इस तरह जो ग्रेश का एक मिक्सचर था, लेकिन बिल्कुल क्लियर उसमें पैटर्न भी थे, इसी चकोर की तरह लगते ऐसे अल्बाइनो की तरह, लेकिन अल्बाइनो वाइट में और येलोइश सा एक उनका पैटर्न है, वो सिल्वर पैटर्न था उन पे। तो वो बड़े खूबसूरत थे, वो भी नायाब चीज़ थी, लेकिन वो मुझसे अनफॉर्चुनेटली मैं केयर नहीं कर सका उनकी। अच्छा अरशद भाई, ये इसमें जैसे आपने बताया कि सिल्वर चकोर है, अगर हम एक कॉमन चकोर को जो नॉर्मल कलर्स होते हैं, या जैसे आपने वो 75 दिखाया था, उसकी ब्रीड हम वाइट वाले से करा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने वाइट से मस्कती जो अरेबियन है उसकी ब्रीड ली है क्रॉस में, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये इसी अल्बिनो और अरेबियन का क्रॉस है। फिर इनको जब दोबारा मैंने क्रॉस करवाया तो उनमें अल्बिनो भी आए थे और क्रॉस भी आए थे। मतलब आपने एक्सपेरिमेंट्स आपने बहुत सारे किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स यानी कि क्रॉस ब्रीड पे कोई नई म्यूटेशन बनाने की कोशिश की है। आपके कोई एक्सपेरिमेंट इस तरह कामयाब हुआ कि आपने कोई बहुत अच्छा सा क्रॉस ब्रीड कराया और बहुत ही नायाब चीज़ कोई आपके पास बर्ड जो है बर्थ हुआ हो यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो इस तरह का वो नहीं हुआ। मतलब मैं इसी कोशिश में हूँ, क्योंकि अरेबियन साइज़ में बड़ा होता है, जो अल्बिनो है वो साइज़ में छोटा है। तो इनकी जो क्रॉस मैंने लिए है, मैंने कहा वो साइज़ पे शायद वो थोड़ा सा वो फ़र्क था, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली उसके जो चिक्स थे वो भी सर्वाइव नहीं कर सके। 5 चिक्स थे वो मर गए। तो अगली बार इंशाल्लाह वो है, लेकिन ये जो म्यूटेशंस होती हैं ये 4th 5th जनरेशन में जाके कोई ऐसी म्यूटेशन बन जाती है जिसको आप कह सकते हैं कि ये म्यूटेशन है, क्योंकि हाँ रेयर बर्ड है, क्योंकि शुरू के उसमें वो एक स्प्लिट टाइप का आ जाता है, उसमें मिक्स एक कलर आ जाता है, मिक्सचर बन जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनको क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस ब्रीड होती रहती है, एक 3 4 5 जनरेशन के बाद ना वो एक ऐसी म्यूटेशन बन जाती है कि जिसके बाद आप जब भी उनकी ब्रीड लेंगे वही म्यूटेशन आ जाएगी, वो प्योर म्यूटेशन में आ जाएगी। अरशद भाई, बहुत 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 सारा शुक्रिया आपका। आपने आज मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर किए और आपने अपने इतने कीमती वक्त में से हमें टाइम निकाल के दिया। और दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़ेदार आज बात मुझे क्या लगी? मुझे आज पहली दफ़ा ऐसा बंदा मिला है जो डिटेल ना मुझे पूछनी नहीं पड़ी, मज़ेदार सी इन्होंने बातें की, एक एक चीज़ डिटेल में बताई और बहुत सारी चीज़ें मेरी भी क्लियर हुई और डेफिनेट सी बात है आपकी भी क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों इंशाल्लाह नए एपिसोड में फिर दोबारा मुलाकात होगी कुछ नए एनिमल्स के साथ। उम्मीद है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर हमारे गिवन नंबर पे आप बता सकते हैं। अरशद भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं आप, हमें आप बताएं, हम आपको अरशद भाई तक पहुंचाएंगे, ताकि अगर कोई भी क्यूरी हो चकोर, मैं बता रहा हूँ, हाँ,
अगर चकोरों से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हुआ हम आपको ज़रूर इनसे बात करवाएंगे और इंशाल्लाह एक एपिसोड दोबारा मरशद भाई पे करेंगे क्योंकि ये म्यूटेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं और हमें मुझे फ़ख्र हो रहा है इस बात पे कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिनको इतनी एक्सट्रीम नॉलेज है अबाउट हमारे नेशनल बर्ड। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। चुप।